Assalamu alaikum students. Welcome to my channel and today we will learn O levels chapter of chemistry, that is measuring physical quantities. जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं आज measuring physical quantities है, one of the basic chapter of chemistry O levels. इसमें हम जो objectives हैं हमारे पास चैप्टर के, they will be the first one जहाँ से हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे, that would be standard measuring system. इसमें मैं आपको बताऊंगा स्टैंडर्ड मेजरिंग सिस्टम क्या है, इसकी ज़रूरत हमको क्यों पेश आई, कि पूरी दुनिया में एक स्टैंडर्ड मेजरिंग सिस्टम क्यों बनाया गया है और इसके अंदर कौन सी बेसिक क्वांटिटीज़ हैं, कौन से बेसिक यूनिट्स हैं और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होती हैं और ड्राइव्ड यूनिट्स क्या होते हैं जो कि इन बेसिक क्वांटिटीज़ से ड्राइव किए जाते हैं. Furthermore, we will study three basic quantities which are shown on the screen, that are mass, time and temperature. इन तीनों की मैं डेफिनेशंस आपको बताऊंगा. डिटेल में हम इनके एसआई यूनिट देखेंगे और ये देखेंगे कि कौन सी इंस्ट्रूमेंट्स या कौन सी इक्विपमेंट ऐसी हैं जिनसे हम ये मास, टाइम एंड टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, और अगर एक से ज़्यादा इक्विपमेंट्स हैं तो कौन सी हमारे लिए ज़्यादा एक्यूरेट और ज़्यादा अच्छी है in terms of chemistry. After that, we will move on to the derived quantity, which is volume. Same as the above three, मैं आपको इसके बारे में इसकी डेफिनेशन बताऊंगा, इसका SI यूनिट बताऊंगा और मैं ये बताऊंगा कि किस तरीके से वॉल्यूम मेजर की जाती है दो डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर की, जो कि हम फर्दर डिस्कस करेंगे. बट फर्दर डिस्कस करने से पहले एक छोटा सा यहाँ पे टॉपिक आपको बताऊंगा मैं, जो कि कहलाता है यूनिट्स इंटर कन्वर्जन का. यूनिट्स इंटर कन्वर्जन एक छोटा सा टॉपिक तो है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है कि लार्जर यूनिट्स को स्मॉलर यूनिट्स एंड वाइस वर्सा स्मॉलर को लार्जर में किस तरीके से अपनी कन्वीनियंस के लिए हम चेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं. वी विल मूव ऑन टू मेजर एंड रीड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स. मैंने दो स्टेट्स ऑफ मैटर की तरह से डिस्कस किया था. एक है हमारे पास लिक्विड, सेकंड है हमारे पास गैसेस. लिक्विड्स का वॉल्यूम किस तरीके से मेजर करते हैं, उनको मेजर करने के लिए एक सेपरेट और स्पेशल एपरेटस होता है, उसको किस तरीके से यूज किया जाता है, एंड फाइनली किस तरीके से रीड किया जाता है वॉल्यूम लिक्विड्स का. आफ्टर दैट वी विल मूव ऑन टू मेजरिंग वॉल्यूम ऑफ गैसेस. जिस तरह से लिक्विड्स के लिए स्पेशल एपरेटस है, इसी तरह गैस के लिए भी स्पेशल एपरेटस है कि किस तरीके से हम गैस का वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं. आफ्टर दैट वी विल मूव ऑन टू कलेक्टिंग गैसेस. गैसेस किस तरीके से हमको कलेक्ट करनी है, इनके क्या मेथड्स हैं और वो मेथड्स किस बेस पे बने हैं, वी विल टॉक इन डिटेल in this section of the chapter. And finally, जब भी कोई हमारे पास गैस कलेक्ट होती है तो always, most of the time, it contains impurities as well as moisture और water content. तो उसको किस तरीके से ड्राई किया जाता है, उनके क्या मेथड्स हैं, and their methods are based upon drying agents. Drying agents क्या होते हैं, ये सब चीज़ें हम लास्ट सेक्शन दैट इज ड्राइंग गैसेस में डिस्कस करेंगे. Now, moving on to our first section, that is standard measuring system. Standard measuring system जो है हमारे पास, it is the system used throughout the world. क्या कहलाता है वो? It is called System International. As I said earlier, that the system used throughout the world is System International. आसान अल्फाज में इसको हम SI सिस्टम भी कह सकते हैं. 7 बेसिक क्वांटिटीज हैं इसके अंदर, जो कि मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं अकॉर्डिंग टू देयर यूनिट्स. फर्स्ट इज लेंथ, जिसका यूनिट हमारे पास है मीटर्स.
Moving on to time, which is measured in seconds. Amount of substance measured in moles. Electric current measured in amperes. Temperature measured in Kelvin. Luminous intensity measured in candela, CD. एंड फाइनली मास, जो कि हमारे पास किलोग्राम्स दैट इज केजी में मेजर किया जाता है। ये 7 बेसिक क्वांटिटीज हैं जो कि एसआई सिस्टम में होती हैं। मूविंग ऑन, द क्वांटिटीज विच आर ड्राइव्ड फ्रॉम दीज बेसिक क्वांटिटीज आर कॉल्ड ड्राइव्ड क्वांटिटीज, और उनके यूनिट्स कहलाते हैं ड्राइव्ड यूनिट्स। जैसे कि मैंने आपको ऑब्जेक्टिव्स में बताया था कि हमारे पास वॉल्यूम एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है और उसका यूनिट ड्राइव्ड यूनिट है। किस तरीके से? वॉल्यूम के आगे इसका मेंशन हुआ है यूनिट, दैट इज क्यूबिक मीटर्स, विच मींस मीटर क्यूब। अब हम अगर अपने लास्ट सेंटेंस की तरफ जाऊं, मैंने आपको एक बेसिक क्वांटिटी बताई थी जो कि थी लेंथ। लेंथ का जो यूनिट है हमारे पास दैट इज मीटर्स। उसी से ड्राइव हुआ है वॉल्यूम का भी यूनिट, इट इज मीटर्स क्यूब, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ ड्राइव्ड यूनिट। क्यों जरूरत पेश आई, जैसे कि मैंने आपको पूछा था पहले भी, इसका आंसर मैं आपको यहाँ पे देता चलूं कि एक स्टैंडर्ड पूरी दुनिया में साइंटिस्ट ने इस वजह से बनाया क्योंकि उनको कन्वीनियंस चाहिए थी इन डिलीवरिंग इंफॉर्मेशन थ्रू आउट द वर्ल्ड। इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल अगर हम अपनी डेली लाइफ से लें तो हमको नजर आता है कि हर कंट्री की जो नेशनल लैंग्वेज होती है दैट इज देयर ओन लैंग्वेज, जो कि मदर टंग होती है। फॉर एग्जांपल इन पाकिस्तान वी सी उर्दू, इन इंडिया वी सी हिंदी, इन जर्मनी वी सी जर्मन, बट देयर इज ऑलवेज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज विच इज कॉल्ड इंग्लिश, वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज। क्यों है ये, क्यों जरूरत पेश आई इसकी? इसलिए कि अगर कोई भी कम्युनिकेशन आपको थ्रू आउट द वर्ल्ड करनी है तो वो आप अपनी मदर टंग में नहीं कर पाएंगे, वो आप उस कॉमन ग्राउंड पे करेंगे जो सामने वाले को भी नॉलेज हो जिसकी और आपको भी हो, दैट इज इंग्लिश। सिमिलरली इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड मेजरिंग सिस्टम, एसआई सिस्टम इंटरनेशनल is a system which is knowledgeable to all over the world। तो सेम यूनिट्स हमारे पास होते हैं जिसकी वजह से कन्वीनियंस होती है इन डिलीवरिंग इंफॉर्मेशन। इट हेल्प्स द एंटायर वर्ल्ड टू अंडरस्टैंड द यूनिफाइड मेजरमेंट सिस्टम। मूविंग ऑन, फर्स्ट हमारी जो बेसिक क्वांटिटी वी विल स्टडी दैट इज मेजरिंग मास। इसकी डेफिनेशन क्या चीज है? की डेफिनेशन है मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर इन अ सब्सटेंस और एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हमारे पास एक नई एक टर्म हमारे पास आई है दैट इज कॉल्ड मास, सॉरी दैट इज कॉल्ड मैटर। अब मैटर क्या चीज है? मैटर को अगर सिंपल वर्ड्स में डिफाइन किया जाए, इट इज the smallest undivisible particle present in every substance and every object in the world। छोटी से लेके बड़ी से बड़ी चीज तक इस वर्ल्ड में इट इज मेड अप ऑफ मैटर, और जो भी सब्सटेंस या ऑब्जेक्ट इस मैटर का जितना अमाउंट उसके अंदर होता है दैट इज कॉल्ड मास। ऐसा यूनिट मास का कहलाता है किलोग्राम, दैट इज केजी। इसके अलावा भी मास के बहुत सारे यूनिट्स होते हैं। स्मॉलर यूनिट्स इंक्लूड मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, पिकोग्राम। लार्जर यूनिट्स किलोज, मेगाज एंड टेराज में होते हैं। बट एक कॉमन यूनिट है विच इज अ बिगर यूनिट एंड इट इज यूज्ड इन इंडस्ट्रीज बिकॉज इंडस्ट्रीज में बल्क में मटेरियल आ जाता है, और बल्क में मटेरियल आने की वजह से हमको लार्जर यूनिट की जरूरत होती है। तो इंडस्ट्रीज में टन्स यूज होता है। कुछ इंटर कन्वर्जन में बताता चलूं आपको। 1 kg equals 1000 gram and 1 ton equals 1000 kg। Moving on, masses are generally measured with the help of beam balance और electronic balance। ये दो इक्विपमेंट्स हैं
जिनके थ्रू वी मेजर मासेस। अब आपको यहाँ पे नजर आ रहा है बीम बैलेंस। बीम बैलेंस कंसिस्ट्स ऑफ हॉरिजॉन्टल स्केल एंड वर्टिकल बैलेंसेस। इसके अंदर दो इक्विपमेंट्स हैं मेजरली, हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल में। अगर मैं इस इक्विपमेंट को डिवाइड करूं तो हॉरिजॉन्टली इसके अंदर स्केल्स हैं जिसमें मार्किंग हुई भी होती है, हम वर्टिकली बैलेंस है जिसपे हमको मास जिस चीज का मेजर करना है वो हमको इसमें पुट करते हैं। वेट इज प्लेस्ड इन द वर्टिकल एंड। जैसे ही वेट प्लेस होता है जिसका हमको मास मेजर करना है, अकॉर्डिंगली जो हॉरिजॉन्टल स्केल्स हैं दे मूव ऑन। जैसे ही वो मूव करते हैं वी कैलकुलेट द मास अकॉर्डिंग टू द मार्किंग जिसपे वो सेटल डाउन हो जाते हैं स्केल्स। तो इन दिस वे वी गेट द मास रिक्वायर्ड, जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट हमको जिसका निकालना होता है ना। इट कंसिस्ट ऑफ मैकेनिकल इक्विपमेंट। जब मैकेनिकल इक्विपमेंट किसी भी चीज में होती है तो हमेशा इस चीज को याद रखिएगा कि इसके अंदर वियर एंड टीयर होता है वक्त के साथ साथ, therefore it has less accuracy. When we move on to electronic balance consists of electronic equipment. इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होने का फायदा ये है कि एज कंपेयर टू द मैकेनिकल इक्विपमेंट इसके अंदर लेस वियर एंड टीयर होता है। वेट इज प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ द बैलेंस विच इज प्रोवाइडेड एंड एक स्क्रीन होती है इसके अंदर जिसके अंदर हमारे पास रिजल्टेंट मास आ जाता है। इट इज वेरी इजी टू यूज, इट इज ऑल्सो कॉम्पैक्ट एंड कन्वीनियंट। एंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस का इज दैट इट हैज मोर एक्यूरेसी देन द बीम बैलेंस इटसेल्फ। प्लस माइनस 0.1 ग्राम तक की एक्यूरेसी है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस की। इट मीन्स अप टू 100th ऑफ अ डेसिमल प्लेस हमारे पास मोर एक्यूरेट है ये इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। मूविंग ऑन, सेकेंड क्वांटिटी जो बेसिक क्वांटिटी वी विल स्टडी इज टाइम। टाइम क्या चीज है? इंटरवल बिटवीन टू इंस्टेंसेस। कोई से भी दो इंस्टेंसेस है, फॉर एग्जांपल आई एम ऑन अ प्लेस which I am labeling as A and I am going towards a place which I am labeling as B. तो ये दो इंस्टेंसेस है हमारे पास। इन दोनों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में मेरे पास एक इंटरवल आया है और वो इंटरवल जो है दैट इज कॉल्ड एज टाइम। इसका एसआई यूनिट जो है वो सेकंड्स होता है, बट कॉमनली आप लोगों को भी इसका इल्म होगा कि अदर यूनिट्स इंक्लूड मिनट्स एंड आवर्स एंड इनकी सिंपल इंटर कन्वर्जन होती है दैट इज 1 minute equals 60 seconds एंड 1 hour equals 60 minutes। टाइम को मेजर करने के लिए हमारे पास स्टॉप वॉचेस होती हैं and they are of two types, that are analog and digital stopwatches. आपको स्क्रीन पे ये दोनों स्टॉप वॉचेस नजर आ रही होंगी and almost both the stopwatches have the same working mechanism, but I would like you to understand this the same way you understood beam balance and electronic balance, because same difference in analog stopwatch और डिजिटल स्टॉपवॉच। सिर्फ इस डिफरेंस पे हैं कि एनालॉग के अंदर हमारे पास नॉब्स होती हैं एंड डिजिटल स्टॉपवॉच कंटेन्स बटन्स, which means analog stopwatch is mechanical in nature and digital one has electronic equipment. अब इस तरह से हमको ये पता है कि अगर कोई हमारे पास एनालॉग चीज होगी, मैकेनिकल चीज होगी, दैट वुड बी लेस एक्यूरेट, while the electronic equipment that is digital stopwatch will be more accurate. हमको नजर आ रहा है स्क्रीन पे कि एक्यूरेसी एनालॉग की प्लस माइनस 0.1 सेकेंड है while digital has 0.01 सेकेंड। एंड जो बटन्स और नॉब्स हैं इसकी इनका सेम फंक्शन है
that is for starting, stopping and resetting the time. Moving further, थर्ड क्वांटिटी हमारे पास है टेम्परेचर की. सिंपल वर्ड्स में अगर मैं टेम्परेचर को डिफाइन करूं, इट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी और अ मटेरियल. कौन सा मटेरियल कितना ठंडा होता है और कितना गर्म होता है, दैट इज टेम्परेचर. एसआई यूनिट इसका केल्विन है. इसके अलावा भी हमारे पास यूनिट्स होते हैं इसके, दैट इज कॉल्ड डिग्री सेल्सियस और डिग्री सेंटीग्रेड, दोनों सेम ही हैं, और डिग्री फ़ारेनहाइट. अगर डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना हो हमें केल्विन में, तो सिंपली वी एड 273 to it, then we get the SI unit, that is Kelvin of temperature. But one thing we have to understand here, students make a common mistake here, that Kelvin is not in degrees, it is never in degrees. Fahrenheit and Celsius, they both are in degrees, but Kelvin is not. जो कॉमनली यूज्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं मेजर को, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, दे आर मर्क्यूरी और एल्कोहल थर्मोमीटर्स. इसके अलावा भी इफ अ टेम्परेचर सेंसर इज अटैच्ड विद अ डेटा लॉगर, इट इज अ मोर एक्यूरेट instrument in measuring temperature as well as temperature changes. We'll study all these instruments in detail. Now moving on to the basic instruments, that are mercury and alcohol thermometers. They are based on the chemical properties of working fluid. इनकी जो working है, इनके अंदर जो fluid है उसकी chemical properties पे base हुई है इनकी working. और इनका नाम भी इसी वजह से दिया गया है. मर्क्यूरी थर्मोमीटर के अंदर मर्क्यूरी होती है, वाइल एल्कोहल थर्मोमीटर के अंदर एल्कोहल होती है. इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज समवॉट सिमिलर हैं, इस तरह से कि टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो जो वर्किंग फ्लूइड है, दैट इज मर्क्यूरी और एल्कोहल, इट टेंड्स टू एक्सपेंड. जितना ज्यादा टेम्परेचर होता है उतना ज्यादा एक्सपेंशन होती है, और इसके आउटसाइड ग्लास पे मार्किंग्स हुई हुई होती हैं इन टर्म्स ऑफ फ़ारेनहाइट और सेल्सियस. डिपेंड्स कि हमारे पास कौन सा थर्मोमीटर है. तो जितना ज़्यादा एक्सपेंशन होती है उस हद तक जाता है मर्क्यूरी और एल्कोहल, और हम बाहर मार्किंग या स्केलिंग जिस सेंस में हुई हुई होती है हम रीड आउट कर लेते हैं उसको. इन दोनों की एक्यूरेसी ±0.5 डिग्री सेंटीग्रेड. नाउ we see data logger with a temperature sensor attached to it. Data logger क्या चीज होती है? एक इंस्ट्रूमेंट है data logger that gives us a real time graphical illustration. ग्राफ्स आप लोगों ने बनाए होंगे, आई होप. जब आप ग्राफ बनाते हैं तो हम इस चीज को इन्फर करते हैं कि ग्राफ जो है इट इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन. इसलिए बनाए जाते हैं ग्राफ्स के visual representation is always much stronger as compared to the data itself. अगर हम उसको विजुअली बताएंगे तो सामने वाले को बहुत आसानी से चीज समझ में आ जाएगी, बिकॉज विजुअली इट इज मोर अट्रैक्टिव एज वेल एज विजुअल इंफॉर्मेशन जल्दी से ग्रास्प हो जाती है हमारे पास. तो डेटा लॉगर के साथ अगर हम अटैच करेंगे टेम्परेचर सेंसर, तो रियल टाइम टेम्परेचर चेंजेस हमको नजर आती हैं. इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, जिस तरह से पीछे मैथ्स में भी मैंने आपको बताया, मैंने आपको टाइम में भी बताया, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है तो इसकी ग्रेटर एक्यूरेसी होगी. ज़्यादा एक्यूरेसी होने की वजह से ये लार्जर क्वांटिटीज ऑफ टेम्परेचर अगर हमको किसी बॉडी या मटेरियल की चाहिए और लार्जर टेम्परेचर चेंजेस चाहिए, तो ये बहुत अच्छी इक्विपमेंट है उसके लिए एज कम्पेयर टू द कन्वेंशनल इक्विपमेंट्स दैट आर थर्मोमीटर. मूविंग ऑन, वी आर गोइंग to study the derived quantity, that is volume. Volume is a space occupied by matter. एक मैटर जो कि बताया है मैंने आपको, हर चीज में मैटर होता है हमारे पास. मैटर ने, किसी भी बॉडी या मटेरियल के मैटर ने कोई भी जितनी भी स्पेस ऑक्यूपाई की होती है, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम. ऐसा यूनिट जो इसका होता है, इट इज क्यूबिक मीटर. एंड इसके अदर यूनिट्स भी होते हैं, दैट आर क्यूबिक सेंटीमीटर्स एंड क्यूबिक डेसीमीटर्स, cm cube एंड dm cube रिस्पेक्टिवली.
एक इंटर कन्वर्जन है जो मैं आपको बताना चाहूंगा इसकी, दैट इज 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 डीएम क्यूब एंड 1 डीएम क्यूब इक्वल्स टू 1000 सीएम क्यूब। डिफरेंट, जिस तरह के मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था चैप्टर ऑब्जेक्टिव्स में कि डिफरेंट एपरेटर्स इज यूज्ड फॉर डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर फॉर मेजरिंग वॉल्यूम। लिक्विड्स के लिए अलग एपरेटस है, गैसेस के लिए अलग एपरेटस है, जो दोनों हम डिटेल में स्टडी करेंगे। बट स्टडी करने से पहले एक छोटा सा आपको मैं बताते चलूं टॉपिक, दैट इज कॉल्ड इंटर कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। आपके पास दो बेसिक क्वांटिटीज आ रही होंगी टेबल में नजर आपको, दैट इज लेंथ एंड टाइम। हमारे ईज ऑफ कन्वीनियंस के लिए मैंने आपको इन टेबल में मेंशन किया है स्मॉलर यूनिट्स एज वेल एज लार्जर यूनिट्स। किस तरह से हम लोग इंटर कन्वर्जन इनकी कर सकते हैं। जो स्मॉलर यूनिट्स होते हैं, अगर मैं लेंथ की बात करूं, दे आर डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रो, नैनो एंड पीको। सिमिलरली अगर मैं लार्जर यूनिट्स की तरफ जाऊं, दे आर डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोज, मेगाज, गीगाज एंड टेराज, सेम एज इन द केस ऑफ टाइम। एंड वी कैन मूव ऑन टू अदर बेसिक क्वांटिटीज, लेकिन जो लार्जर और स्मॉलर यूनिट्स होते हैं स्टैंडर्ड वो ये है। Now moving towards measuring the volume of liquids. आपके पास एक टेबल है जो आप लोगों को नजर आ रहा है स्क्रीन पे, और इस टेबल में हमारे पास बेसिक इक्विपमेंट और एपरेटस है लिक्विड्स की वॉल्यूम को मेजर करने के लिए। वन बाय वन हम इनकी डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे कि कौन सा ज्यादा अच्छा होता है, कौन सा ज्यादा एक्यूरेट है, कौन सा कम एक्यूरेट। We'll start off with beaker. It is the least accurate of an apparatus. It is not as much as accurate, but अगर हमको इतनी ज़्यादा accuracy नहीं चाहिए, but हमको approximate volume चाहिए liquids की, तो it is the most common apparatus which is used. Moving towards volumetric flask, it is used to measure larger fixed volumes of liquid. Keep in mind larger fixed volumes of liquid, such as 100 centimeter cube, 250 centimeter cube or 1 dm cube. Now we have burette. Burette is the equipment which by far has the largest accuracy, that is plus minus 0.05 centimeter cube. इसके अंदर जो मार्किंग हुई भी होती है, they are marked at a difference of 0.1 centimeter cube. तो up to 100 decimal place तक अगर हमको for example measure करना हो 38.95, we can easily measure it with the help of burette. Moving on to pipette. Pipette is also used to measure fixed amount, but smaller. मैंने आपको वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में बताया था कि कीप इन माइंड दैट इट is used to measure larger fixed volumes. Pipette is also used for the same but smaller fixed volumes, such as 10 centimeter cube or 25 centimeter cube. Finally, we have measuring cylinder, जिसकी accuracy हमारे पास होती है plus minus 0.5 centimeter cube. It can accurately measure up to 1/10 of a decimal. Moving on to reading volume of liquids. आपको डायग्राम में नजर आ रहा है कि जब भी किसी मेजरिंग एपरेटस के अंदर हम लिक्विड पोर करते हैं, ऑलवेज इट फॉर्म्स अ कर्व पाथ दैट इज कॉल्ड मेनिस्कस। तो कर्व पाथ बनाएगा लिक्विड, या तो वो लोअर कर्व पाथ बनाएगा या वो अपर कर्व पाथ बनाएगा। लोअर कर्व पाथ इज कॉल्ड लोअर मेनिस्कस while the other one is called upper meniscus. अगर हमको इसको रीड करना है इसकी वॉल्यूम को, तो हमको जिस पॉइंट पे कर्व पाथ बनी है वहां पे अपनी आईज को अलाइन करना होगा, और जो लोअर मेनिस्कस में लोएस्ट पॉइंट होगा दैट वुड बी द करेक्ट रीडिंग, whereas in the upper meniscus जो हाईएस्ट पॉइंट होगा दैट वुड बी द हाईएस्ट रीडिंग। इस तरीके से हम वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स को रीड करेंगे। Moving on towards measuring volume of gases. To measure the volume of gases, जो हमारे पास apparatus we use
गैस सिरिंज। इसकी किस तरीके से वर्किंग है ये मैं आपको इन डेप्थ यहाँ पे बताऊंगा, बट फर्स्ट मैं ये बताता चलूँ आपको कि जो मैक्सिमम वॉल्यूम होती है गैस सिरिंज की, इट इज ऑफ 100 सेंटीमीटर क्यूब। इसके पास इसमें एक प्लंजर होता है और आउटसाइड जिसपे मार्किंग्स हुई हुई होती हैं, इट इज कॉल्ड अ बैरल। बैरल पे मार्किंग्स होती हैं इन डिफरेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर क्यूब, लाइक 10, 20, 30 अप टू 100 सेंटीमीटर क्यूब। इनिशियली प्लंजर फुली हम पुश कर देते हैं, इन केस अगर कोई इसमें एयर या कोई और गैस है तो वो कंप्लीटली एक्सपेल हो जाए। फिर द सिरिंज इज टेकन टू द प्लेस वेयर द एक्सट्रैक्शन ऑफ गैस इज टू बी डन। एक्सट्रैक्ट होती है गैस किस तरीके से कि हम प्लंजर को आहिस्ता आहिस्ता स्लोली पुल अवे करते हैं एंड एक्सटर्नल सोर्स से जो गैस आ रही है, फॉर एग्जांपल किसी फ्लास्क से हमने कोई रबर ट्यूब लगाई है, उस फ्लास्क में गैस प्रोड्यूस हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता हम वो प्लंजर को अपनी तरफ पुल करते हैं स्लोली, और गैस सिरिंज के अंदर गैस हमारे पास आ जाती है जितनी वॉल्यूम हमको मेजर करनी है उसकी। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट आई वांट टू शेयर विद यू इज मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग गैसेस। मैंने आपको बताया था मेथड्स आर बेस्ड अपॉन certain factors, and one of the factor is the solubility of gases and the second factor is the density of gas. तो फर्स्ट जो मेथड हमारे पास बेस होते हैं solubility of a gas with respect to water and density of a gas with respect to air. Solubility with water and density with air. You need to memorize this. इस बेस पे हमारे पास 3 मेथड्स हैं जो कि इन डिटेल में आपको बताऊंगा। उनके नाम हमारे पास हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, डाउनवर्ड डिलीवरी एंड फाइनली अपवर्ड डिलीवरी। Displacement of water, as in the diagram it is shown, this method is used for collecting gases that are insoluble or very slightly soluble in water. वो गैसेस जो कि बिल्कुल भी डिसॉल्व नहीं होती वाटर के अंदर या फिर बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट में होती हैं, उन गैसेस के लिए डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर होता है मेथड यूज। दीज गैसेस, उनकी एग्जांपल्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। दे आर कंप्लीटली इनसॉल्युबल और वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। इसका एपरेटस इस तरीके से होता है कि एक जार होता है विच इज फिल्ड इन वाटर एंड प्लेस्ड अपसाइड डाउन इन अ पैन ऑफ वाटर। पैन ऑफ वाटर मीन्स अ बिगर जार। स्मॉलर जार को हमने अपसाइड डाउन एक बिगर जार के अंदर प्लेस किया और दोनों के अंदर वाटर मौजूद है। एक रिएक्शन फ्लास्क है, फॉर एग्जांपल रिएक्शन फ्लास्क वो कहलाता है जिसके अंदर कोई गैस है और हमको उसकी गैस को कलेक्ट करना है। उसके साथ हमने रबर ट्यूब लगाई हुई होती है और इन केमिस्ट्री टर्म्स वी कॉल इट अ डिलीवरी ट्यूब विच इज फेड अंडर द बॉटल ऑफ वाटर। एक एंड उसका रिएक्शन फ्लास्क पे है, एक एंड उसका उस जार में है जो कि अपसाइड डाउन पैन ऑफ वाटर में प्लेस होता है। As the gas is produced in the reaction flask की delivery tube से it exits and it goes into the water jar. Since this gas is insoluble in water, so it will not dissolve in water. क्या करेगी फिर ये? It will not dissolve, so it will displace the water. It will take place of the water. Water will go downwards in the pan, and in the jar finally we will have the collected gas. The second method is called a downward delivery. This is used for gases that are soluble in water. अब जब हमारे पास कोई गैस soluble in water है, then we have to move on to the second factor in determining, that is called its density. अब हमारे पास दो options होते हैं, either the gas would be denser than air or it would be less denser than air. If it is denser, then we will use downward delivery. Otherwise, we will use upward delivery, which I will discuss later. जो हमारे पास गैसेस डेंसर होती हैं, फॉर एग्जांपल क्लोरीन गैस हो गई, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस हो गई, इनके लिए हम डाउनवर्ड डिलीवरी मेथड यूज करते हैं। टेस्ट ट्यूब है हमारे पास, एक रिएक्शन फ्लास्क है जिस तरीके से उसमें था। टेस्ट ट्यूब हमारे पास नॉर्मल अपराइट पोजीशन में, उसके साथ डिलीवरी ट्यूब है, उसका सेकंड एंड जा रहा है हमारे पास रिएक्शन फ्लास्क में, जहां पे गैस कोई
जो हमको कलेक्ट करनी है वो प्रोड्यूस हो रही है। आहिस्ता आहिस्ता द गैस इज प्रोड्यूस्ड, goes to the tube and goes to the finally from the delivery tube goes to the test tube and displaces the less dense air. जब less dense air होगा, density आप in terms of weight अंडरस्टैंड कीजिएगा। जो ज्यादा डेंस चीज होती है इट टेंड्स टू गो डाउन, सेटल डाउन। अब टेस्ट ट्यूब के अंदर क्योंकि एयर है और एयर लेस डेंस है और गैस मोर डेंस है, जो गैस हम कलेक्ट करने वाले हैं, तो गैस नीचे सेटल डाउन होगी वाइल एयर विल गो अपवर्ड्स। तो हमको पता है कि एयर विल गो अपवर्ड्स, तो हमारे पास जो टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर फाइनली वी विल कलेक्ट द गैस। द फाइनल मेथड इज द अपवर्ड डिलीवरी। कंप्लीटली सेम मेथड है, सिर्फ एक डिफरेंस है इसका, आई विल एक्सप्लेन यू हेयर। बट फर्स्ट, this method is used for gases that are soluble in water but are less denser than air. For example, ammonia. Ammonia gas is less denser than air. जो एक डिफरेंस है इस एपरेटस के अंदर, जो लास्ट एपरेटस की निस्बत था कि लास्ट एपरेटस में टेस्ट ट्यूब या जो भी कलेक्शन जार होगा हमारे पास, दैट इज प्लेस्ड इन नॉर्मल अपराइट पोजीशन, बट हियर इट विल बी प्लेस्ड इन्वर्टेडली। व्हाई? बिकॉज जो हमको गैस कलेक्ट करनी है उसका नेचर लेस डेंस है। air is heavier and this is less dense, it is lighter than air, so it will not go down, it will go up, air will go down. so इसी वजह से हमने जो हमको कलेक्ट करने वाली चीज है, जो हमने जार हो गया या कलेक्शन हो रही है जहां पे भी गैस की, वो हमने इन्वर्टेड पोजीशन में रखा है ताकि जो गैस है वो ऊपर चली जाए। अल्टीमेटली वो इन्वर्टेड पोजीशन को जब हम सही सीधा करेंगे तो जो गैस कलेक्ट होगी वो नीचे ही रहेगी। जो फाइनल हमारे पास टॉपिक है दैट इज ड्राइंग अ गैस। जिस तरह मैंने आपको चैप्टर ऑब्जेक्टिव्स में बताया था कि जब भी हम गैस को कलेक्ट करते हैं ऑलमोस्ट जो है वो इम्प्योरिटीज अपने साथ लेके आती है या मॉइस्चर कंटेंट लेके आती है। अगर हमको आगे वो गैस को यूज करना है प्योर गैस को यूज करना है, तो हमको ये मॉइस्चर कंटेंट या इम्प्योरिटीज इससे रिमूव करनी पड़ेंगी। तो इस चीज के लिए हमारे पास 3 मेथड हैं दैट आर बेस्ड ऑन द ड्राइंग एजेंट्स। ड्राइंग एजेंट्स क्या हैं? ड्राइंग एजेंट्स वो होते हैं जो कि गैस को ड्राई करने में हेल्प करते हैं, और इसी वजह से हमने जो 3 मेथड्स बनाए हैं वो गैसेस ड्राइंग एजेंट्स के बेस पे बनाए हैं। These 3 methods are called concentrated sulfuric acid, quicklime and fused calcium chloride. जो फर्स्ट चीज हम पढ़ेंगे दैट इज कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एज इट इज शोन इन द डायग्राम। मोस्ट ऑफ द गैसेस को ड्राई करने के लिए ये यूज होता है, बस वो वाली गैसेस यूज नहीं कर सकते हम जो डायरेक्टली कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कर जाएंगी, दैट इज अमोनिया। उसको नहीं कर सकते क्योंकि वो रिएक्ट हो जाएंगी तो फिर हमारे पास फायदा नहीं होगा, ड्राई नहीं हो पाएगी गैस। ऑल्सो इट इज यूज फॉर ड्राइंग एसिडिक गैसेस। एक बड़ा सा फ्लास्क है, उसके एक इनपुट है एक आउटपुट है। इनपुट में हमने मॉइस्ट गैस दी है जो कि इनटू कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जा रही है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है एपरेटस का, यू नीड टू मेमोराइज दैट। जो आउटपुट ट्यूब है इट इज नॉट सिंक इनटू द कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड व्हाइल द इनपुट ट्यूब इज सिंक। इसलिए क्योंकि हमको रिएक्ट कराना है उस गैस को with the concentrated sulfuric acid. Actually डायरेक्टली गैस रिएक्ट नहीं होती, उसका मॉइस्चर कंटेंट या इम्प्योरिटीज रिएक्ट करती हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से। दैट इज व्हाई द इनर ट्यूब इज डिप्ड इन द कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। Moist gas is provided to a sealed flask where concentrated sulfuric acid is present, which I told you earlier. Impurities react with the acid, pure gas is collected from the other end. The second method is quicklime. Most commonly this method is used to dry ammonia gas. Ammonia gas क्यों? क्योंकि quicklime से वो directly react नहीं करती। Moreover, quicklime is also used for drying alkaline gases. ये points आपको याद रखने हैं कि जो सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है इट इज यूज्ड टू ड्राई एसिडिक गैसेस,
while quicklime is used to dry alkaline gases. Finally, we have calcium chloride, fused calcium chloride. Apparatus आपके पास है similar to the first two apparatus. एक point से जाती है गैस moist. Fused calcium chloride ये heated होते हैं, which I'll tell you, and they are responsible for taking out all the moisture from the gas. And at the other end, we get the dry gas. This method is used for drying gases like hydrogen and oxygen. क्यों? Because they are neutral in nature. तो हमको ये अब इन्फर किया है हमने से कि जो तीन मेथड्स हैं, they are responsible for, one is responsible for acidic gases, other is for alkaline, and third is for neutral gases. जो ड्राइंग एजेंट की नेचर है वो इस तरह से डिस्क्राइब और डिफाइन हुई है. कैल्शियम क्लोराइड जिसमें ड्राइंग एजेंट के तौर पे यूज होता है, हीटेड होता है. हीटेड इसलिए होता है कि इसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है व्हेन इट इज हीटेड बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स ऑल द वाटर कंटेंट. सो हमारे पास इस टॉपिक में ये इस पूरे चैप्टर में ये टॉपिक्स थे जो आई होप आपको अंडरस्टैंड आपने किए होंगे, आपको समझ आए होंगे कि हम लोगों ने स्टैंडर्ड मेजरिंग सिस्टम पढ़े, बेसिक यूनिट्स पढ़े, ड्राइव यूनिट्स पढ़े, इंटर कन्वर्जन पढ़ी, वॉल्यूम किस तरीके से रीड किया जाता है और किस तरीके से मेजर किया जाता है, लिक्विड्स का, गैसेस का, कलेक्शन कैसे होती है गैसेस की, किस तरह से उनके मेथड फॉर्म हुए, एंड फाइनली गैसेस को ड्राई किस तरीके से किया जाता है. आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी. बट किसी भी एक पॉइंट पे आपको बेशक कितना ही माइनर क्यों ना हो, आपको कोई चीज समझ में ना आई हो, you can always consult me, you can always comment on my video if you have any suggestion, and do let me know if you like my video. If you have any questions, I am more than welcome, you are more than welcome to ask. I'll be glad to help you all. Please subscribe my channel, like, comment and share this video as much as you can. And also, if you want me to teach you some certain topic which you do not understand, I am more than welcome for your suggestions. Thanks a lot. Jazakallah. Allah Hafiz.